नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। दोस्तों, कल आपका पेपर है BLIS 05 का, जिसका नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट यानी पुस्तकालय प्रबंध। तो चलिए दोस्तों, हम इस दो जो पेपर दिसंबर 2020 में आया था उसको हम सोल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो जैसे कि डिफाइन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? तो इंग्लिश में क्या होता है मैनेजमेंट, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, directing, and controlling resources to achieve organizational goals effectively and efficiently। यानी प्रबंधन संसाधनों की योजना, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया जिसमें संगठनात्मक लक्ष्यों को प्रभावी और कुशलता से प्राप्त किया जा सके। मतलब ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या नाम है, हम लक्ष्य को कुशलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। किसको यूज करके? प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज करके, अच्छे से नियंत्रण निर्देशित निर्देशित करके और कंट्रोलिंग करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइन स्ट्रक्चर? अ लाइन स्ट्रक्चर इज अ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर अथॉरिटी फ्लोज इन अ डायरेक्ट वर्टिकल लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रेखा संरचना पर पारंपरिक संगठनात्मक संरचना है जिसमें अधिकार शीर्ष से निचले स्तर तक सीधे प्रभावित होते हैं। जैसे कि पहले ये है, इसके नीचे वाली पोस्ट के पास आएगा पावर, फिर इसके नीचे वाली के पास, फिर इसके नीचे वाली के पास। ये जो लाइन स्ट्रक्चर है इसे ही बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। क्या है ये? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी क्या लाइन स्ट्रक्चर क्या है? एक संगठनात्मक संरचना है, वो भी कौन सी? पारंपरिक, जो पुराने समय से चली आ रही है। इसमें शीर्ष से निचले स्तर तक सीधे प्रवाहित होते क्या अधिकार होते हैं? इन्यूमरेट एनी टू क्वालिटीज ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। उपस्कर और उपकरणों के किन्हीं दो गुण पर परिगणन कीजिए। तो लाइब्रेरी में अगर आपके पास कोई भी फर्नीचर मंगवा रहे हो तो आप कैसे होने चाहिए? एक तो ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए कि लंबे चलें, और फ्लेक्सिबल होने चाहिए वो, कि उनको कहीं पे भी हम यूज कर सकें, उनका यूज कहीं पे भी कर सकते हैं, जिधर हम रखें उधर ही। नहीं तो हम अगर बड़ा कोई भी फर्नीचर ले लिया हमने तो फिर हम उसका यूज कहाँ करेंगे? इसलिए ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे। अब ये बुक सिलेक्शन का नियम है, बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट इज प्रपाउंडेड बाय। बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट, ये ड्रूरी साहब ने दिया था क्या? नहीं, एक सेकेंड। स्टेटमेंट मेंशन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक सिलेक्शन टू प्रोवाइड रिलेवेंट एंड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। पहला बुक सिलेक्शन का। दूसरा क्या है? टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ रीडर। यानी हिंदी में बात करें, प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता की जानकारी प्रदान करना पहला मोटिव होता है बुक सिलेक्शन का। पाठकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना। यानी बुक सिलेक्शन हम किस आधार पे करेंगे? दो उद्देश्य क्या होंगे कि जो लाइब्रेरी में हमारे पास बुक्स आती हैं उनका यूज हो, हर प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ये दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए हमें बुक सिलेक्शन करने के लिए। व्हाट इज बुक टैग? बुक टैग क्या? ए बुक टैग इज ए स्मॉल लेबल अटैच्ड टू अ बुक डेट कंटेन्स essential details of such as accession number and classification number। बुक टैग एक छोटा लेबल होता है जो पुस्तक से जुड़ा होता है और इसमें परिग्रहण संख्या एवं वर्गीकरण संख्या जैसी आवश्यक जानकारी होती है। बुक टैग मतलब एक किसी पुस्तक का टैग होता है, तो उसमें वो आइडेंटिटी कार्ड हो गया जैसे बुक का। तो बुक का आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनेगा? उसमें उसका क्लासिफिकेशन नंबर लिखा रहता है और एक्सेशन नंबर लिखा रहता है। एक्सेशन नंबर वो होता है कि एक्सेशन रजिस्टर में वो कौन से नंबर पे बुक है। अब एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है? परिग्रहण रजिस्टर पंजिका। तो भाई ये वो रजिस्टर है जिसके अंदर आज तक जितनी भी बुक्स आई हैं लाइब्रेरी में, हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स खरीदे हैं उनकी एक सूची होती है। उसमें हमने राइट ऑफ किया या नहीं किया वो अलग मैटर है, लेकिन वो उनकी सबकी सूची होती है। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन? सतत शिक्षा की आवश्यकता क्या है? कंटिन्यूइंग एजुकेशन हेल्प प्रोफेशनल्स स्टे अपडेटेड इन न्यू नॉलेज ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी इन देयर फील्ड। यानी सतत शिक्षा पेशेवरों को अपने क्षेत्र में नए ज्ञान, प्रवृत्ति और तकनीकों से अपडेट रहने में मदद करती है। इसलिए कंटिन्यूइंग
एजुकेशन या सतत शिक्षा बहुत ज़रूरी है रिसर्च के मामले में, जो नए ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके मामले में जानने के लिए, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी सब्जेक्ट का डेवलपमेंट या विकास करने के लिए, नए सब्जेक्ट्स बनाने के लिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगला है, जैसे सेक्शन बी आ गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन और प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैनेजमेंट डील्स विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग टास्क फोकसिंग ऑन डे टू डे ऑपरेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान करता है किसी चीज़ को, ऑर्गेनाइज करता है, एग्जीक्यूट करता है टास्क को, फोकस करता है डे टू डे ऑपरेशन पे। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स पॉलिसी मेकिंग, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड ओवरऑल कंट्रोल। मैनेजमेंट इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन वाइल एडमिनिस्ट्रेशन इज ए डिसीजन मेकिंग फंक्शन। अब मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको। प्रबंधन योजना संगठन और कार्यों के निष्पादन से संबंधित होता है, जो दैनिक संचालन पर केंद्रित होता है। प्रशासन नीति निर्माण, उद्देश्यों की स्थापना और समग्र नियंत्रण से संबंधित होता है। प्रबंधन एक कार्यकारी क्रिया है, जबकि प्रशासन एक निर्णय लेने की क्रिया है। ठीक है, प्रबंधन क्या है, एक कार्यकारी क्रिया है जिससे काम किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है किसी काम को। और प्रशासन क्या है, एक निर्णय लेने की क्रिया है, जो वो डिसीजन मेकिंग होती है, ये इसलिए। ठीक है, अब डिस्कस कोऑर्डिनेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। हमने पहले एक वीडियो अपलोड किया है मैनेजमेंट वाला एंड इट्स एलिमेंट, उसमें भी डिस्कस किया है, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ। पोस्ट कोर्ब जिसमें बताया मैंने, उसमें सारे एलिमेंट मैंने डिस्कस किए हैं। तो इसमें देखिए, कोऑर्डिनेशन इज लाइब्रेरी सर्विसेज इंश्योर्स स्मूथ वर्क फ्लो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ different library sections. It enhances efficiency in cataloging, circulation, acquisition and reference services, improving user satisfaction. एक बार मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। पुस्तकालय सेवाओं में समन्वय, सुचारू कार्य प्रवाह, प्रभावी संचार और विभिन्न विभागों के एकीकरण को सुनिश्चित करता है। यानी कि जो मैंने एक वीडियो बनाया लाइब्रेरी के सेक्शंस, जो लाइब्रेरी के सेक्शंस हैं उनके बीच में अगर अच्छा समन्वय है, अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो क्या होगा कि जो कौन से सेक्शन, जैसे वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, निर्गम यानी सर्कुलेशन, अधिग्रहण यानी एक्विजिशन, और रेफरेंस सर्विसेज यानी संदर्भ सेवाओं की दक्षता को बढ़ाता है, इनकी इफिशियंसी को बढ़ाएगा। कैसे? क्योंकि कोऑर्डिनेशन होगा तो सब समय पे अपने से बात करके क्या करते हैं कि एक्विजिशन या एक्सेशन नंबर, जो अपना अपना काम है वो अच्छे से करेंगे, तो उनकी इफिशियंसी बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, जिससे उपयोगकर्ता की संतुष्टि बढ़ती है, मतलब यूजर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। डिस्क्राइब द एसेंशियल स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। संगठनात्मक प्रक्रिया की आवश्यक चरणों को वर्णन कीजिए। द की स्टेप्स इंक्लूड आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट, डिजाइनिंग स्ट्रक्चर, डेलीगेटिंग अथॉरिटी, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज एंड इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस। हिंदी में बात करें तो संगठनात्मक प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। उद्देश्यों की पहचान, कि क्या नाम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उद्देश्य की पहचान करेगी, पहले ऑब्जेक्टिव्स को पहचानेगी, फिर संरचना का निर्धारण, फिर उसका जो भी स्ट्रक्चर बनाना है हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका निर्धारण करेगी कि जैसे लाइन स्ट्रक्चर बनाना है या कैसा बनाना है। और जैसे कि आगे है डेलीगेटिंग अथॉरिटी, मतलब अधिकार सौंपना सबको। कोई भी एम्प्लॉयज है उनको उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही हमें क्या करना है, उनका अधिकार सौंपना है उनको। ऐसे नहीं कि किसी को कुछ भी अधिकार दे दिया, नहीं, हमें उनको अधिकार कैसे देना है, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनकी क्षमताओं के हिसाब से। और अगला है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़, गतिविधियों का समन्वय। अब अलग अलग सेक्शंस बनाए हमने अगर, तो उनके बीच में समन्वय बनाना, एक्टिविटीज जो हो रही हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और अगला है इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, यानी प्रदर्शन का मूल्यांकन। अब प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे करना है आपको, कोई भी आपने प्रदर्शन किया, जो भी काम कर रहे हो उसका, जो भी काम हो रहा है उसका सही तरीके से आकलन करना कि हमारा कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्या आउटकम निकल रहा है, यानी क्या फल मिल रहा है हमें, हमारी लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही। ये सारे की पॉइंट्स हैं। अब इनको आप
अच्छे से अगर 200 वर्ड में आए तो आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। मैंने मेन मेन पॉइंट लिख दिए हैं इसके अंदर। ऐसे मेंशन द थ्योरीज ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग। द मेन थ्योरी इंक्लूड फंक्शनलिज्म मतलब फोकसिंग ऑन इफिशियंसी, एस्थेटिक्स मतलब एम्फेसाइजिंग विजुअल अपील, और तीसरा क्या है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन मतलब इंश्योरिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब कार्य क्षमता पर बात करता है, यानी दक्षता पर केंद्रित होता है। सौंदर्यकरण पर कार्य वो होता है, जैसे दृश्य आकर्षण पर बल। और तीसरा है आर्थिक विचार यानी लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित करना। अब मैं आपको अपनी भाषा में बताता हूँ इसको। थ्योरीज ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग, भवन निर्माण योजना के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो भाई इसके अंदर ये होगा कि लाइब्रेरी बिल्डिंग कहाँ होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक्सेसिबल होनी चाहिए, कि मतलब ऐसे नहीं कि किसी उजाड़ में या फिर बहुत दूर दराज के इलाके में लाइब्रेरी की बिल्डिंग बना दी आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी की बिल्डिंग होनी चाहिए आपके आसपास में, बस स्टैंड के पास में, सिटी के बीच में, जहाँ पे हर कोई आ जा सके। दूसरी बात, लाइब्रेरी की बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर क्या नाम है लोगों को आने का मन करे, और जहाँ रीडिंग एरिया है वहाँ पे क्या हो, प्रॉपर लाइट आए, उजाला रहे वहाँ पे, ताकि पढ़ने में मन लगे, आंखों में पे जोर ना पड़े। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि बजट का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, जो ज़रूरी की चीज़ है उन्हीं को खरीदा जाए, चाहे वो फर्नीचर हो वो दायक हो वहाँ पे, ताकि यूजर हैं जो ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ सकें। और क्या है आगे, सौंदर्यीकरण का हो ही गया। ये सारी चीज़ें को आप सोच के थोड़ा सा लिख सकते हैं। मैंने मोटा मोटी चीज़ बता दी कि बिल्डिंग प्लान करते हैं तो किस हिसाब से करते हैं। ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें विंडो कैसी होनी चाहिए, जिसमें बड़ी विंडो होनी चाहिए लाइब्रेरी के अंदर, ताकि बाहर से अच्छी लाइट आए। लाइटिंग सिस्टम सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एसी लगी हुई होनी चाहिए ताकि गर्मी में परेशान ना हो यूजर्स, बाकी चीज़ें। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सेशन रजिस्टर। देखिए मैं एक्सेशन रजिस्टर की पहले यहाँ पे फोटो इंसर्ट करता हूँ, फिर बात करेंगे। रजिस्टर क्या होता है? एक्सेशन रजिस्टर इज अ रिकॉर्ड कीपिंग टूल इन लाइब्रेरीज डेट मेंटेन्स डिटेल्स ऑफ न्यूली acquired बुक्स इंक्लूडिंग एक्सेशन नंबर, टाइटल, ऑथर, प्राइज एंड सोर्स। परिग्रहण पंजिका एक अभिलेख है जो पुस्तकालय में नई प्राप्त पुस्तकों का विवरण रखता है, जिसमें परिग्रहण संख्या, शीर्षक, लेखक, मूल्य और स्रोत शामिल है। देखिए एक्सेशन रजिस्टर ऐसा होता है, मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये होता है एक्सेशन रजिस्टर। यहाँ पे सबसे पहले क्या, डेट की एंट्री होती है, फिर एक्सेशन नंबर, किस नंबर पे वो बुक आई वो एंट्री होती है यहाँ। उस बुक का ऑथर कौन है यानी लेखक कौन है, बुक का टाइटल, नेम एंड एड्रेस ऑफ पब्लिशर, किस कौन पब्लिश किया उसको, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कब पब्लिश हुई थी वो, पेज कितने पेज हैं उसमें, सोर्स एंड नेम ऑफ सप्लायर विद एड्रेस, कहाँ से आपने बुक खरीदी, किसने आपको सप्लाई किया, डेट कब आपको मिली, बिल नंबर, वॉल्यूम क्वांटिटी मतलब कितनी बुक मिली तुम्हें, कितनी बुक ली आपने, फिर रेट, रेट के बाद में क्या है यहाँ पे, फिर क्या है यहाँ पे, बुक कितने की है, कॉस्ट, फिर कॉल नंबर या एक्सेशन नंबर जो आपको कब मिलेगा, उसके बाद में मिलता है जब आप कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन कर लेते हो उसके बाद में। चलिए अब इसके अंदर कितने कॉलम होते हैं, 16 कॉलम होते हैं, ठीक है। 14 काम के होते हैं, एक साइन का होता है 15th वाला, और 16 में रिमार्क कुछ लिखने हो। जब आपने बुक को रीड आउट कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, हटा दिया लाइब्रेरी से कि अब वो काम की नहीं है या फट गई है, तो आपको एक प्रोसेस होता है जिससे राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने के बाद में यहाँ पे कुछ फाइल नंबर लिखना हो या उस इसलिए इसको काम में लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्क्राइब द 3 कार्ड सिस्टम ऑफ एस आर रंगनाथन। एस आर रंगनाथन का 3 कार्ड सिस्टम क्या है, 3 कार्ड सिस्टम में क्या था, पहला था
बुक कार्ड, दूसरा बोरोवर कार्ड, तीसरा ऑर्डर कार्ड। हिंदी में बात करें तो पाठक कार्ड, बुक कार्ड यानी पुस्तक कार्ड, और दूसरा है ऑर्डर कार्ड, अच्छा सॉरी, पहला है यहाँ पे पुस्तक कार्ड, दूसरा पाठक कार्ड यानी बुक कार्ड और बोरोवर कार्ड, तीसरा ऑर्डर कार्ड है यानी आदेश कार्ड। अब चलते हैं इसको आगे की तरफ, ये और डिटेल में जानते हैं इसको। तो सबसे पहले है डेवलप्ड बाय एस आर रंगनाथन, कब? 1930 में। पर्पज क्या था इसका या उद्देश्य क्या था? टू मेंटेन सर्कुलेशन रिकॉर्ड इन लाइब्रेरी इफिशिएंटली, यानी जो पुस्तकालय है उसके अंदर जो सर्कुलेशन है उसका क्या है, रिकॉर्ड और ज़्यादा अच्छे तरीके से रखा जा सके। ये कहाँ यूज होती हैं? ये तीन त्रिपत्रक प्रणाली ये कहाँ कहाँ यूज होती है? स्मॉल लाइब्रेरीज एंड मीडियम साइज लाइब्रेरीज। बिफोर कंप्यूटराइज सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम आया उसके पहले ये स्मॉल लाइब्रेरी, लघु या मध्यम वर्ग के जो पुस्तकालय थे उसके अंदर इनका यूज किया जाता था। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ। आगे क्या है? बुक कार्ड। देखो बुक कार्ड क्या, ईच बुक इज इन द लाइब्रेरी हैज बुक कार्ड केप्ट इन पॉकेट इनसाइड द बुक। बुक के पहले पेज पे हम, कवर पेज पे हम एक पॉकेट लगा देते हैं, उसके अंदर बुक कार्ड रखा जाता है, यानी वो उसका आइडेंटिटी कार्ड होगा। ये हर बुक का अलग होगा। कंटेंट्स डिटेल्स लाइक बुक टाइटल, ऑथर, क्लासिफिकेशन नंबर, एक्सेशन नंबर, ड्यू डेट फॉर रिटर्न, ये सारी चीज़ें होती है। उसके अंदर क्या लिखते हैं हम कि सबसे पहले तो लिखते हैं कि बुक का टाइटल लिखते हैं, ऑथर का नाम भी लिख देते हैं, क्लासिफिकेशन नंबर लिखते हैं, एक्सेशन नंबर लिखते हैं, और जब हम किसी यूजर को दे रहे हैं तो वो ड्यू डेट कब वापस देगा वो भी लिख लेते हैं। व्हेन अ बुक इज इश्यूड द लाइब्रेरियन टेक्स आउट द बुक कार्ड एंड कीप्स इट सेपरेटली। अब जब हम बुक उसको दे रहे हैं, किसको? यूजर को या पाठक को, तो हम उसका बुक कार्ड निकाल के अपने पास रखता है लाइब्रेरियन, ताकि उसको पता रहे कौन कौन सी बुक गई हुई है। ठीक है। अब बोरोवर कार्ड क्या होता है? इच लाइब्रेरी मेंबर, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है लाइब्रेरी सेक्शंस का, उसके अंदर बताया है कि रजिस्ट्रेशन एंड सर्कुलेशन सेक्शन होता है। उसके अंदर क्या है, कोई भी यूज़र आएगा वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा रजिस्ट्रेशन एंड सर्कुलेशन सेक्शन पे, और उसको वहाँ पे कार्ड मिलेगा। ठीक है। अब जब बुक लेता है तो वो अपना कार्ड वहाँ पे सबमिट करेगा, ताकि ये भी पता रहता है कि किस किस के पास बुक है अपनी लाइब्रेरी की। इसमें क्या होता है, बोरोवर का नाम होता है, मेंबरशिप नंबर होता है, बुक इश्यूड विद ड्यू डेट, उसमें क्या होता है कि हमने कौन कौन सी बुक उसको इश्यू की है, उसकी ड्यू डेट कब है, मतलब उसको दोबारा कब लौटानी है, ये होता है। और सिग्नेचर ऑफ बोरोवर यानी पाठक का सिग्नेचर भी होता है इसमें। ये क्या काम करता है? इंश्योर्स ट्रैकिंग ऑफ इश्यूड बुक्स एंड प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड बोरोविंग। अब क्या है कि ये क्या है, एक तो बुक्स को ट्रैक करने में मदद करता है कि कौन कौन सी बुक कहाँ कहाँ गई हुई है, और क्या है, अनऑथराइज्ड बोरोविंग, मतलब बिना बताए कोई चोरी छिपे या कोई चोरी करके ले जाता है तो उससे भी हमें ये बचाता है। अब तीसरा क्या है? ऑर्डर कार्ड, यूज्ड टू मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ बुक ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट्स। क्या है इसका कंटेंट्स, क्या क्या क्या, ये क्या किस लिए करता है? ये क्या नाम है, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, बुक ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए ये बनाया जाता है कि कोई बुक कौन कौन सी ऑर्डर की है या कौन सी करनी है, और उसके रिक्वेस्ट के लिए हम ये बनाते हैं। इसमें क्या होता है? डिटेल्स ऑफ रिक्वेस्टेड बुक्स, हमने कौन कौन सी बुक को रिक्वेस्ट किया है जो हमारी बुक के अंदर आनी चाहिए, वो कार्ड होता है। डेट ऑफ ऑर्डर एंड सप्लायर डिटेल्स, हमने कब किसी को ऑर्डर दिया है और किसको ऑर्डर दिया, सप्लायर या दुकान वाला कौन है, उसकी डिटेल होती है इसके अंदर। स्टेटस ऑफ बुक अराइवल, और उसके अंदर हम अपडेट करते रहते हैं हमारे पास बुक आई या नहीं आई, कब कितने दिन में आने वाली है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखते हैं। तो ये क्या करता है? हेल्प्स इन मैनेजिंग बुक एक्विजिशंस सिस्टमेटिकली। अब ये क्या करता है? बुक पुस्तकों का अर्जन या बुक एक्विजिशन में ये हमें मदद करता है। वर्किंग मैकेनिज्म, कार्यविधि क्या है इसकी? द बोरोवर सबमिट देयर बोरोवर कार्ड वाइल इशूइंग बुक। अब बोरोवर क्या है? बोरोवर यहाँ कौन है? यूजर है। यूजर यानी पाठक। पाठक जब बुक लेके जाता है तो अपना बोरोवर कार्ड या पाठक का कार्ड वो लाइब्रेरियन को दे के जाएगा। द लाइब्रेरियन टेक्स द बुक कार्ड फ्रॉम द बुक पॉकेट एंड प्लेस इट इन अ बोरोवर सेक्शन। तो वो क्या करता है? बोरोवर सेक्शन बना के रखता है। तो लाइब्रेरियन क्या करता है, जैसे बुक लेके जाएगा यूजर, तो उसको बुक दे देगा और क्या करेगा, बोरोवर कार्ड उस बोरोवर सेक्शन में रख देगा। अब क्या है, द लाइब्रेरियन रिकॉर्ड्स द ड्यू डेट एंड हैंड्स द बुक
टू द बोरोवर। अब क्या है, उस पे क्या नाम है, बोरोवर कार्ड पे और बुक पे क्या लिखेगा, ड्यू डेट लिख देगा कि भाई तुम्हें 2 वीक के अंदर वापस देनी है, 1 वीक के अंदर देनी है, 1 महीने के अंदर देनी है, और उसके बाद में वो लिख के रख लेगा उनकी लाइब्रेरी के नियम के हिसाब से, और क्या नाम है उसको बुक दे देगा। When the book is returned, the book card is placed back to the book pocket। अब जैसे कि वो बुक वापस से ला के देता है हमें कौन, यूजर, तो उसको क्या करते हैं कि उसके अंदर बुक कार्ड वापस से रख दिया जाता है बुक पॉकेट के अंदर, एंड द बोरोवर कार्ड इज रिटर्न्ड, और उसको बोरोवर कार्ड जो पाठक का कार्ड हमारे पास था वो हम दे देते हैं, और जो बुक हम ले लेते हैं, और बुक के पॉकेट से जो हमने बुक पॉकेट कार्ड बुक कार्ड निकाला था वो वापस से बुक पॉकेट में रख देते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज, ये साधारण है और किफ़ायती है छोटी लाइब्रेरी के लिए। कीप्स एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ बुक सर्कुलेशन, ये एग्जैक्ट बुक सर्कुलेशन का, यानी कितनी बुक हमने इश्यू कर रखी इसका एग्जैक्ट अमाउंट बता देता है हमें। कैसे बताता है, या तो बुक कार्ड गिन लो या फिर बोरोवर कार्ड गिन लो। बुक कार्ड गिनने से हमें पता चल जाता है, बुक कार्ड गिनना है बोरोवर कार्ड नहीं, बुक कार्ड गिनने से हमें पता लग जाता है कितनी बुक लाइब्रेरी से बाहर गई हुई है। अब हेल्प प्रिवेंट बुक लॉस बाय ट्रैकिंग ड्यू डेट्स, अब क्या नाम है, ये इसमें भी मदद करता है कि भाई हम ड्यू डेट है उससे ट्रैक करके हम ये भी बता सकते हैं कि भाई क्या नाम है कि बुक लॉस हो गई है, बुक खोने से भी हमें बचाता है, बुक खोती नहीं है इससे। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर टू डिजिटल सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम से पहले तो बहुत इफेक्टिव थी, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम जैसे आया तो क्या हुआ, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और डिजिटल वाले में कम लगेगा, जाहिर सी बात है, तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग हो गया। रिक्वायर, और दूसरा पॉइंट है रिक्वायर्स मैनुअल हैंडलिंग इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर। अब इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक तो होता नहीं है कुछ, इंसान से कार्य कराना होता है इसमें, तो क्या नाम है कई बार मानवीय गलतियां या फिर ह्यूमन एरर रह जाती है। दिस सिस्टम वाज वाइडली यूज्ड बिफोर कंप्यूटराइज सर्कुलेशन मैनेजमेंट बिकम कॉमन इन लाइब्रेरीज। कंप्यूटराइज से पहले ये त्रिपत्रक पत्रक प्रणाली बहुत बड़े लेवल पे या बहुत अच्छे तरीके से यूज होती थी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, राइट एंड नोट ऑन जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवेल्युएशन, कार्य विश्लेषण और कार्य मूल्यांकन पर टिप्पणी लिखें। जॉब एनालिसिस आइडेंटिफाइज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कार्य विश्लेषण क्या है, कार्य विश्लेषण में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पहचान की जाती है कि भाई उसका क्या कर्तव्य होंगे। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पोस्ट निकालती है, तो पहले उसका जॉब एनालिसिस करती है, इस पोस्ट वाले को ये काम करना होगा, इसकी ये जिम्मेदारियां होंगी, वो हो गए जॉब एनालिसिस। वाइल जॉब इवेल्युएशन डिटरमाइंस द रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर द फेयर कंपनसेशन। जबकि कार्य मूल्यांकन संगठन में किसी कार्य की सापेक्षिक महत्ता निर्धारित कर उचित वेतन सुनिश्चित करता है। जॉब इवेल्युएशन में क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो उसको जिम्मेदारियां दे रही है वो काम कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी रेमुनरेशन यानी सैलरी डिसाइड करना होता है। ठीक है, डिस्कस द नीड्स एंड यूटिलिटीज ऑफ लाइब्रेरी कमेटी। लाइब इसके अंदर क्या है, द लाइब्रेरी कमेटी फॉर्मुलेट्स पॉलिसी, approve budget and ensures smooth functioning. It maintains a balance in book selection and library development। आप इससे क्या कर सकते हो, लाइब्रेरी कमेटी क्या होती है, फॉर्मुलेट्स पॉलिसी, वो पॉलिसी बनाती है कि कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो कि मैंने सुबह बताया था कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में, उसके अंदर आएगी लाइब्रेरी कमेटी, इसलिए वो वाला वीडियो बहुत ज़रूरी से देख लेना आप। अप्रूव्स बजट, कि हमें किस चीज़ पे कितना खर्च करना है, कितनी बुक्स आनी चाहिए हमारे पास, ये मैंने पॉइंट पॉइंट लिख दिए हैं कोमा लगा के, इनको आप एक्सप्लेन करना है, क्यों बड़े क्वेश्चन आएंगे तो क्या बजट अप्रूव करना है उसके अंदर, तो और क्या क्या करना है, कितने पैसे किस चीज़ पे खर्च होने चाहिए, फर्नीचर ठीक है कि नहीं है, क्या नाम है, बुक्स कितनी आनी चाहिए। आजकल राजभाषा नियम के हिसाब से क्या है कि 50% हिंदी की बुक होनी चाहिए, कम से कम 50% तो आपको हिंदी में खरीदनी ही खरीदनी है किताबें, जितनी भी आप किताबें खरीदो उसका। और एंड इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग, और स्मूथ फंक्शनिंग मतलब सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है कौन, लाइब्रेरी कमेटी। इट मेंटेन्स अ बैलेंस ऑफ बुक सिलेक्शन एंड लाइब्रेरी डेवलपमेंट, यह पुस्तक चयन और पुस्तकालय विकास के में संतुलन बनाए रखती है। पुस्तक चयन के लिए
3-4 नियम दिए थे, जो इसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा अभी। तो उसमें बुक सिलेक्शन के 4 या 5 नियम जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको होंगे। जैसे मेलविल डेवी साहब का है जो हमारे अभी आया था, उसके बाद मैककोलविन का है, ड्रूरी साहब का है, और उसके बाद एस आर रंगनाथन जी का। कम से कम ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई सा भी तुम्हें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने अभी सोल्व किया। कौन सा? दिसंबर एग्जामिनेशन 2020 का BLIS 05 का पेपर। मैं अभी थोड़ी देर में दूसरा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तब तक के लिए आप इसको देखिए। इसमें की पॉइंट्स दिए हैं, मैंने सारा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।